मैं आशीष कुमार, हिस्ट्री के इस नए क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब घनानंद का रूल चल रहा था, यानी नंदा डायनेस्टी थी, उसी समय भारत पर विदेशी इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे। तो ये जो विदेशी इन्वेजन स्टार्ट हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो हमने देखा कि सबसे पहले ईरानी इन्वेजन हुए थे और ईरानियों के द्वारा ही भारत में इंस्क्रिप्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, अभिलेख व्यवस्था आई थी और अरामाइक स्क्रिप्ट की जानकारी मिली थी, जिसको कि अशोक ने बाद में कॉपी किया। दूसरा, ईरानी इन्वेजन के बाद हमने देखा कि ग्रीक इन्वेजन भारत में स्टार्ट हुए थे और ये सिकंदर आए थे और सिकंदर के बाद ये सिकंदर का जो सक्सेसर था उसको हम लोगों ने देखा कि वो सेल्यूकस निकेटर था। यहां तक की बात हुई। अब जरा देखिए, घनानंद जब नंदा डायनेस्टी का रूलर था तो उसके समय में मगध की जो जनता थी वो हैवी टैक्स के इंपोज की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी और कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं और जिनका असली नाम विष्णुगुप्त है, तो वो काफी ज्यादा अपमानित महसूस किए थे एक यज्ञ के दौरान। और ऐसी अवस्था में कौटिल्य ने यह डिसाइड किया था कि अब हम एक नए डायनेस्टी और एक नए राजा को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो राजा होगा जो कि घनानंद और उसकी शासन व्यवस्था से मगध की जनता को मुक्त कराएगा। तो जरा देखिए, हम उसी बातों को अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब चाणक्य एक राजा की खोज में निकले तो ये विंध्याचल के जंगल गए और ये विंध्याचल का जंगल का एरिया वाइज काफी बहुत बड़ा था। तो ये जंगल का एक्सपेंशन, जंगल का जो विस्तार था, वह गोरखपुर के पास वर्तमान में एक कुसमी जंगल का एरिया पड़ता है। और ये जो कुसमी जंगल एरिया था, यहां पे आजकल राजधानी गांव है, जो कि पहले यानी 16 महाजनपद के समय में, मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपद में कुछ ऐसे भी स्टेट थे, कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था के साथ ही साथ कुछ ऐसे जगह थे जहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी। तो राजधानी गांव जो आजकल है, वह प्राचीन काल में जिस समय की मैं बात कर रहा हूं वो था पिपलीवन। तो ये कुसमी जंगल के पास का एरिया है पिपलीवन। और यहां पे जब वो गए तो देखा क्या कि एक बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वह एक खेल खेल रहा था जिस खेल का नाम था राजकीय खेल। ये राजकीय खेल खेल रहे, यानी राजा बन जाता था और अपने मित्रों को सेनापति बनाता था। इसको देख करके कौटिल्य बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही बालक ऐसा है जो राजा बनने के लायक है। और इस चंद्रगुप्त को वो लेकर के चले गए तक्षशिला प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय यह तक्षशिला विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय में के आचार्य थे कौटिल्य और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त को एजुकेशन दिया। ये जो पिपलीवन है, पिपलीवन के जो लोग थे वह मोर को खरीदने और बेचने का व्यवसाय करते थे। इस वजह से यहां के लोगों को मोरिये कहा गया। यहां के लोगों को मोरिये कहा गया। मोर को खरीदने और बेचने का काम करते थे, इसके वजह से मोरिये कहा गया। और इसी मोरिये की वजह से एक टर्म्स निकल करके आया है जिसको कहा जाता है मौर्य। तो
चंद्रगुप्त क्या कहलाए? चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। और इस चंद्रगुप्त को उनकी मदर से कितने में खरीदा था? तो 1000 काशार्पण में खरीदा था। अब ये काशार्पण क्या है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि काशार्पण क्वाइंस होता है। काशार्पण फर्स्ट मेटल क्वाइंस है, और ये जो मेटल क्वाइंस था यह सिल्वर एंड कॉपर, इट इज नॉट ए एलॉय। सेपरेटली द सिल्वर क्वाइंस एंड सेपरेटली द कॉपर क्वाइंस काशार्पण क्वाइंस कहा जाता है। और इस 1000 काशार्पण में चंद्रगुप्त की मदर से उनको परचेज किया, और फिर उसको वह तक्षशिला प्रदेश लेकर के गए थे। और यही जो चंद्रगुप्त था ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस हुए। तो मैंने ओरिजिन बता दिया, और ये कहां से आए थे और कैसे था ये बता दिया, कैसे नाम पड़ा था मौर्य, ये भी हमने बात कर लिया। यही जो चाणक्य थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक बुक लिखी थी, एक टेक्स्ट लिखी थी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये ध्यान देना, यहां पर हम थोड़ा बात करेंगे अर्थशास्त्र की, क्योंकि अर्थशास्त्र के विषय में बात करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इस अर्थशास्त्र टेक्स्ट में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन नहीं है। अर्थशास्त्र में यह बताया गया कि किसी एक राजा को रूल कैसे करना चाहिए, बट यह नहीं बताया गया कि अर्थशास्त्र में यह नहीं बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रूल करेगा। तो यह ध्यान रखना कि यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन नहीं है। अब हम इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो जरा इसको ध्यान देना। मैं अब ये कंटेंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि अर्थशास्त्र में क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा देखो, अर्थशास्त्र जो टेक्स्ट है ये 15 पार्ट में डिवाइड है और 180 सब पार्ट में डिवाइड है। इसको अधिकरण कहते हैं और इसको प्रकरण कहते हैं। पार्ट एंड सब पार्ट को अधिकरण एंड प्रकरण कहा जाता है। तो ये जो 15 पार्ट या 15 अधिकरण है, इसमें 1 to 13 जो पार्ट है, ये 1 से लेकर 13 पार्ट जो है ये रिलेटेड विद द पॉलिटी, फर्स्ट, सेकंड एथिक्स एंड थर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यह राजनीति, नीति शास्त्र और लोक प्रशासन से रिलेटेड है। और इस 15 पार्ट का केवल 14 और 15 जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, ये एक रूलर के इकोनॉमिक स्टेटस को शो करता है। इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेनली किस चीज से रिलेटेड है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड टेक्स्ट है। यह ध्यान रखना कि राजनीति से रिलेटेड कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। लेकिन जब ये बात आएगी कि आखिर ये राजनीति से रिलेटेड टेक्स्ट होने के बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, अपने टेक्स्ट का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा, तो यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है कि कौटिल्य ने इस बात को डिस्कस किया कि जो अर्थव्यवस्था होता है, जो इकोनॉमिक स्टेटस होती है, वह किसी भी रूलर का और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन होता है। इसलिए हमने अपने बुक का नाम, अपने टेक्स्ट का नाम अर्थशास्त्र रखा है। और इसीलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था पर भी सारी चीजें बेस्ड होती है, इसीलिए लैंड को, भूमि को अर्थ भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेनली किस चीज से रिलेटेड हुआ, ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि यही चंद्रगुप्त को वह रूलर अपॉइंट किया, और फिर इसने चंद्रगुप्त जो था वह मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर हुआ, और कौटिल्य जो थे यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे वह उनके पुरोहित अपॉइंट हुए, और पुरोहित जो था वह एक दार्शनिक के रूप में अपॉइंट हुआ। अब ये ध्यान रखना, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस पर आज भी रिसर्च चल रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में योगक्षेम व्यवस्था की बात की गई है, यानी जनता के कल्याण की बात की गई है। यानी राजा का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसको काम करना है। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात मेंशन है। चंद्रगुप्त मौर्य रूलर हुआ, और अब जरा देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य रूलर हुआ तो
सिकंदर का भी भारत पर आक्रमण हुआ था, लेकिन जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मैं आपको बताया था कि इंडिया में कोई एक रूलर नहीं था जो पूरे इंडिया को यूनाइट करके शासन कर सके। लेकिन अब सिकंदर के मरने के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सक्सेसर हुआ था सेल्यूकस निकेटर। तो जब सेल्यूकस निकेटर का इन्वेजन हुआ, बट जब सेल्यूकस निकेटर का इन्वेजन हुआ तो वह चंद्रगुप्त मौर्य उस समय रूलर था। किसका इन्वेजन हुआ? सेल्यूकस निकेटर। और ये जो सेल्यूकस निकेटर का इन्वेजन हुआ था वह 305 बीसी में हुआ। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सेल्यूकस निकेटर का जब इन्वेजन हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रूलर ऑफ द इंडिया का वो रूलर था। लेकिन जब सिकंदर का इन्वेजन हुआ तो कोई एक रूलर नहीं था। तो सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ फाइट हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर वाज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड चंद्रगुप्त मौर्य की विक्ट्री हुई थी। एंड ठीक 2 साल के बाद यानी 303 बीसी में एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक संधि पत्र पर सिग्नेचर हुआ था। और वह संधि पत्र पर जो सिग्नेचर हुआ वो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ। उसका क्या इंपैक्ट है वो जरा देखिए, वो काफी इंटरेस्टिंग उसका इंपैक्ट था। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपनी पुत्री हेलेना की जो मैरिज थी वो किससे कर दिया? वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और इस मैरिज के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को कुछ गिफ्ट किए और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ गिफ्ट किया। वो क्या गिफ्ट था, दोनों तरफ से एक्सचेंज हुए, जरा उसको देख लीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र दहेज में दिए। इसमें नाम आता है एरिया, दूसरा नाम आता है आर्कोसिया, तीसरा नाम आता है जेड्रोसिया, चौथा नाम आता है पेरोपनिसडाई। तो ये आते हैं एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया एंड पेरोपनिसडाई। ये उसमें मेंशन है। अब ये कौन सा प्लेस आजकल है? जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो एरिया कहते हैं हेरात को, आर्कोसिया कहते हैं कांधार को, जेड्रोसिया कहते हैं काबुल को और पेरोपनिसडाई कहते हैं मकरान तट को। यानी ये जो क्षेत्र थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को डॉरी में मिले थे। इसलिए अब हम जब उसके एरिया की बात करते हैं, जब उसके क्षेत्रों की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र कितना बड़ा था, तो यह आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा क्षेत्र था कि वो उतना ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इतना क्षेत्र नहीं था। तो ये एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई ये क्षेत्र मिले। तो मैंने एक बात बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 भारतीय हाथी गिफ्ट किए थे, इंडियन एलिफेंट गिफ्ट किया था। मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एलिफेंट थे वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रखते थे वॉरफील्ड में, क्योंकि मगध साम्राज्य का जो इमरजेंस हुआ था उसका कई फैक्टर्स थे। लेकिन एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मगध में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसके वजह से हाथी जो थे वो मार्सी प्लेस पर इजीली मूव कर सकता था, दलदली स्थान पर इजीली मूव कर सकता था। इसलिए लोगों ने हाथी का ज्यादा यूज किया। तो ये 500 भारतीय हाथी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को लिया। तो खैर अब ये जो क्षेत्र थे, अब यहां से हम इन बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। अब जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं तो मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूं। यह आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। इन सब का मैं प्रॉपर एविडेंस आपको दूंगा। बिना एविडेंस का हिस्ट्री कभी मत पढ़ना और बिना एनालिटिकल स्टडी के कोई सब्जेक्ट की स्टडी मत करना। चंद्रगुप्त मौर्य एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया एंड पेरोपनिसडाई, ये कौन सा एरिया है? तो ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट पड़ता है।
दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का ईस्टर्न पार्ट में कौन सा एरिया था, तो ये ध्यान देना, इसका दो एविडेंस है, सोहगौरा, सोहगौरा, और दूसरा नाम आता है महास्थान। मैं प्रॉपर एविडेंस की बात करूंगा, सोहगौरा एंड महास्थान। अब ये दोनों कौन सा स्थान है, जरा इसको देख लो। महास्थान बंगाल में है, बंगाल में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगेगा, बोगरा डिस्ट्रिक्ट है। और सोहगौरा कौन सा प्लेस है, सोहगौरा गोरखपुर के पास कौड़ीराम जगह का नाम है। ये गोरखपुर के पास कौड़ीराम है, यही को सोहगौरा है और महास्थान है। मैं इन दोनों प्लेस को क्यों लिखा, इसलिए कि इस जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्न भंडार इस्टेब्लिश किए थे, अन्न कोष्ठागार इस्टेब्लिश किया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनरी। इन दोनों जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या इस्टेब्लिश किया था, वह अन्नागार या ग्रेनरी। और इसी जगह पे, इसी सोहगौरा नामक प्लेस पे सबसे पहले कॉपर टेम्पलेट्स का एविडेंस मिलता है। ताम्र पट्टिका पर चीजें लिखी गई है कि हमने ये जो जगह पे अन्नागार इस्टेब्लिश किया है, तो अन्नागार को लेकर के दो तरीके की बात निकल करके आती है। पहली बात क्या कि या लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ते हो या अकाल आने की संभावना हो। दूसरी ये बात थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह टैक्स जो कलेक्ट करते थे वह काइंड्स के फॉर्म में करते थे, यानी अनाज के फॉर्म में करते थे। तो ये दोनों बातों में से क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात सही है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आगे ये निष्कर्ष पर हम लोग आएंगे कि वहां पर अकाल पड़ते थे। तो ये बात थी। अब तो इसका महास्थान बंगाल में और सोहगौरा यूपी में गोरखपुर के पास कौड़ीराम की जगह है। यानी अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था वह बिहार, यानी यूपी, बिहार, यूपी और बंगाल, इतना बड़ा एरिया था। इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये जो साउदर्न इंडिया का जो पार्ट था ये कर्नाटका तक का एरिया है। अब ये कर्नाटका तक एरिया चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसका क्या एविडेंस है, तो ये हम लोग इसको लोग देखेंगे। अब ये बात को ध्यान रखिएगा, कर्नाटका तक का ये तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का जो एक्सपेंशन है वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़े रिलीजन की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, या अगर आप देखोगे तो मौर्यन डायनेस्टी का जो एम्ब्लेम है वो क्या है, पिकॉक है, मोर है। तो अगर मोर किसी का पिकॉक होता है, दैट मीन्स कि जो उनका रिलीजन होगा वो रिलीजन क्या होगा, वो सैडिज्म होगा। तो अब जरा देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे शुरुआत में शैव धर्म को मानते थे, लेकिन मगध में ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष का कंटिन्यू फेमाइन आया, 12 वर्ष तक लगातार फेमाइन चलता रहा। तो वैसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन पूरे चीजों की जिम्मेदारी, ये काफी अकाल पड़ा, तो ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जो था इनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली कि अकाल पड़ा है तो इसका दोषी मैं हूं। ऐसी स्थिति में मैं राजपाट का परित्याग करता हूं। और जरा देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने भद्रबाहु के साथ ये साउदर्न इंडिया आ गए, यानी दक्षिण भारत आए। और भद्रबाहु कहां है, साउदर्न इंडिया आ गए, दक्षिण भारत में आ गए। भद्रबाहु कौन थे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भद्रबाहु जो थे महावीर के बाद जैन धर्म के सबसे बड़े टीचर के रूप में उभर करके आए थे। तो भद्रबाहु के साथ साउदर्न इंडिया आ गए, और साउदर्न इंडिया में ये आए कहां पे, ये कर्नाटका आए। और इसी जगह पर इन्होंने ये प्रण किया, ये ध्यान रखना, इसी जगह पर इन्होंने प्रण किया कि अब हम यहीं पर रहेंगे और तपस्या करेंगे। तो और
जैनियों का एक सबसे बढ़िया प्रोसेस जो साल्वेशन अटेन करने का है वो क्या था? वो ये था कि वो भूख और प्यास इन दोनों को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करना है। और इस प्रोसेस को कहते हैं सल्लेखना विधि। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सल्लेखना विधि। और इसी को कहते हैं संथारा विधि। ये क्या विधि है? भोजन और पानी का त्याग। तो कर्नाटका है, कर्नाटका में आने के बाद इन्होंने इसी प्रोसेस को एडॉप्ट करना शुरू किया। अब जरा देखिए, ये इस प्रोसेस में थे। और मगध में क्या हुआ? अब मगध में देख लिए, मगध में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को रूलर अपॉइंट किया। तो नेक्स्ट रूलर कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। अब जरा ध्यान दिया, बट ये भी केयर टेकर है जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो जाती। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये केयर टेकर है। अब ये जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु आते हैं मगध में। भद्रबाहु आते हैं मगध में। मगध में क्या देखते हैं कि मगध में जैनिज्म का एक टीचर था जिसका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि मगध में अकाल पड़ा हुआ है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, शोकवश हम लोगों को व्हाइट क्लैड यानी सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो इसने क्या कहा? इसने कहा सफेद कपड़े पहनने चाहिए। और भद्रबाहु जब लौट करके आए तो भद्रबाहु ने कहा कि जैनी यानी कि महावीर जो थे, अब जरा जैन धर्म की बात कर ले, महावीर को जैनिज्म का प्रवर्तक कहते हैं। ही वॉज नॉट ए फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। जैनिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और जैनिज्म के जो प्रो फाउंडर थे उनका नाम था महावीर। तो भद्रबाहु ने कहा कि चूंकि महावीर नग्न अवस्था में रहते थे, इसलिए हम सभी लोगों को नग्न अवस्था में रहना चाहिए। तो यहां पर देखिए फिर कंट्रोवर्सी आई, यानी जैनिज्म में एक बार दूसरी बार कंट्रोवर्सी उभर करके आई। और ये भद्रबाहु ने कहा अपने सन्यासियों को, अपने शिष्यों को कि नग्न रहना चाहिए, और इसने कहा कि वह सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो अब जब कंट्रोवर्सी आ गई तो इसमें अब पहली बार जैनिज्म का एक काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ। यह काउंसिल 301 बीसी में हुआ था। मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द रूलर। प्लेस कौन सा हुआ? प्लेस हुआ पाटलिपुत्र। प्रेसिडेंट कौन हुए? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ये प्लेस हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ईयर 301। ये ध्यान रखना, अभी जब तक ये डेथ नहीं है तब तक ये रूलर है। केयर टेकर कौन है? बिंदुसार है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम लोग इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो जरा ध्यान देखो, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी फर्स्ट जैन काउंसिल में प्रथम जैन सभा में जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया है। पहला, जो लोग यह फॉलो करते थे कि हमें सफेद कपड़े पहनने चाहिए, वह श्वेतांबर कहे गए, और जिन्होंने ये कहा कि हमें निकट रहना चाहिए, वह दिगंबर कहे गए। अब जरा देखिए कि ये बातें कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, अकाल वाली बात किस टेक्स्ट में है? तो वह अकाल की बात रजाबली कथा में है। रजाबली कथा ये जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है। श्वेतांबर और दिगंबर, जब हम लोग श्वेतांबर के फाउंडर की बात करते हैं तो स्थूलभद्र,
जब हम लोग दिगंबर के फाउंडर की बात करते हैं तो यह भद्रबाहु, तो भद्रबाहु संस्थापक हुए और श्वेतांबर के संस्थापक हुए स्थूलभद्र। और इसी पहली जैन काउंसिल में एक टेक्स्ट कंपाइल्ड हुई थी, उसका नाम है 14 पुआ। 14 पुआ ये जैनिज्म का सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और तो ये श्वेतांबर और दिगंबर के फाउंडर भद्रबाहु। दिगंबर जो था वह साउदर्न इंडिया में था, श्वेतांबर जो था वह नॉर्थ इंडिया में है। अब जब यह क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने कि श्वेतांबर सेक्ट ऑफ द जैनिज्म को साउदर्न इंडिया में स्प्रेड किया, तो ये मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको खोजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके हमको बताने की कोशिश करिएगा जरूर। आप लोग मैक्सिमम लोग आंसर नहीं देते हो, आंसर जरूर दें। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर की बात हुई। और ये 14 पुआ ये जैनिज्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात हुई है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ हुई थी वह सल्लेखना विधि से हुआ। तो यह ध्यान रखना कि फर्स्ट जैन काउंसिल में जैनिज्म का कौन सा ग्रुप अवेलेबल था, तो फर्स्ट जैन काउंसिल में श्वेतांबर ग्रुप था, दिगंबर ग्रुप नहीं शामिल था। दिगंबर ग्रुप शामिल नहीं था, श्वेतांबर ग्रुप शामिल था। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि 14 पुआ किससे रिलेटेड टेक्स्ट है, तो श्वेतांबर से रिलेटेड टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट और उसकी बात किया। अब हमने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रूलर कौन हुए, तो वो बिंदुसार था, बिंदुसार का क्या रिलेशन था, और उसके बाद अशोक की बात करेंगे। थैंक यू, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए।